पीयूष घर आता है तो देखता है कि उसका घर नए नए सामानों से भरा हुआ है। माँ, ये सब सामान उन्होंने ही दिया है ना? हाँ बेटा। लेकिन माँ, ये सब सामान उन्होंने हमें क्यों दिया है? अरे तू इतना मत सोच, इतने पैसे वाले हैं तो हो सकता है उनका मन कर गया होगा अपने दामाद को तोहफे देने का। लेकिन फिर भी माँ, अभी से उनसे ये सब महंगे सामान लेना सही नहीं है। अरे मैं तो उन्हें मना करते करते थक गई थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब मैं ज्यादा मना करती तो वो सोचते कि इस गरीब को घमंड आ गया है। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। चल अब ये सब छोड़, वैसे भी अब तू उस घर का दामाद बनने वाला है, तो इसीलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। ठीक है। अच्छा हुआ पीयूष बेटा कि तुझे अमीर ससुराल मिलने वाला है। तेरे ससुराल वालों की वजह से ही ये घर थोड़ा ठीक ठाक चलने लगा है, वरना पहले तो तू जानता ही था कि कैसी हालत थी। हाँ माँ, क्या करूं, मुझे अभी तक कोई अच्छी नौकरी मिली नहीं, तभी तो हम लोगों को इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब जो काम मैं करता हूँ उस नौकरी का भी कोई भरोसा नहीं, कभी भी जा सकती है। हे भगवान, ऐसा ना हो तो अच्छा है। अब बस मेरी उम्मीद शादी से ही है। इस शादी की बदौलत मैं आप दोनों की जिंदगी बदलना चाहता हूँ। मैं अपनी बहन की जिम्मेदारी अच्छे से उठाना चाहता हूँ। बेटा, भगवान जब भी देते हैं ना तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। देखना, अब हमारे पास सब कुछ है, ये नया फ्रिज, नया कूलर, सब कुछ है हमारे पास। अब लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, बस मैं भगवान से यही दुआ कर रहा हूँ कि मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी हो। हाँ बेटा, तेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी हो, मैं तो रोज भोलेनाथ से यही दुआ करती हूँ। हाँ माँ। तभी वहाँ पीयूष की छोटी बहन अनु आ जाती है, जो दूसरे कमरे में खेल रही थी। दरअसल अनु का दिमाग अभी भी एक बच्चे की तरह ही है, वो एक मंदबुद्धि बालिका है। अरे अनु, मैं तेरे लिए चॉकलेट नहीं लाया, सॉरी। नहीं नहीं, क्यों नहीं लाए? और ये कहकर अनु बच्चों की तरह रोने लगती है। क्यों नहीं लाए? अरे अरे अनु, बच्ची, ये लो, मैं झूठ बोल रहा था, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ, वो भी 2। अले, अनु ये सुनकर खुश हो जाती है और उछलते हुए पीयूष के हाथ से चॉकलेट ले लेती है। अरे बेटा, बेवजह क्यों परेशान करता है इसे? अच्छा बेटा, अब जा, मुंह धो ले और खाना खाने बैठ जा, मैं अभी खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। गीता किचन में चली जाती है और अपने बेटे के लिए खाना लगाने लग जाती है। तो ये दिन ऐसे ही खत्म हो जाता है। तभी इसके कुछ दिन बाद एक दिन पीयूष मार्केट गया हुआ था। तभी उसकी मुलाकात उसके दोस्त राज से होती है। अरे राज भाई, कहाँ रहते हो आजकल? सब ठीक तो है ना? और अंकल आंटी जी कैसे हैं? हाँ यार, सब ठीक है। अच्छा पीयूष, सुना है तुम्हारी शादी होने वाली है, वो भी सेठ प्रशांत की बेटी कोमल से। हाँ, तुझे किसने बताया? अरे भाई, शादी की बातें कहाँ छुपाए छुपती हैं, मुझे सनी ने बताया था। दरअसल सनी पीयूष के ऑफिस में ही काम करता था और इन दोनों का ही दोस्त था। अच्छा, सनी ने बताया तुझे? हाँ। अच्छा पीयूष, वैसे मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। चल उस चाय की दुकान पर चलते हैं, आराम से बैठकर बात करते हैं। हाँ हाँ चल ना, वैसे भी इतने दिनों बाद मिले हैं तो थोड़ी बात भी हो जाएंगी। हाँ चल। दोनों उस चाय की दुकान में जाते हैं और अपने अपने लिए चाय ऑर्डर करके वहीं पर बैठ जाते हैं। और बता, तू शादी कब कर रहा है राज? हाँ, बस सोच रहा हूँ कि अगले साल तक कर लूँ। अच्छा पीयूष, मुझे तेरे से तेरे होने वाले ससुराल के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ बोलना। तू ये बता कि तेरे लिए रिश्ता लेकर कौन आया था? अरे वो लोग खुद मेरे घर आए थे। क्या? हाँ, लेकिन तू इस बात पर इतना हैरान क्यों हो रहा है? अरे यार, तुझे नहीं पता कि सेठ प्रशांत की बेटी एक नंबर की बिगड़ी हुई लड़की है। क्या? ये तू क्या कह रहा है? हाँ, मैं सेठ प्रशांत के कार के शोरूम में काम करता था। उसकी बेटी कोमल जब भी शोरूम में आती थी ना, तो वो शोरूम के एम्प्लॉय के लोगों की बहुत बेइज्जती करती थी। उसे ना बोलने की तमीज है, ना किसी और चीज की तमीज है। क्या? सच में? हाँ, तू बुरा मत मानना पीयूष, लेकिन तू बहुत बुरा फंस गया है। जहां तक मुझे पता है कि उसकी बेटी बिल्कुल बेकार लड़की है। हो सकता है कि इसीलिए ही तेरे गले में सेठ अपनी बेकार बेटी बांध रहे हो। और हाँ, अब तो तू कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि अगर तू कुछ करने की कोशिश करेगा तो सेठ प्रशांत तेरा जीना हराम कर देंगे, और उसकी बेटी, वो तो पता नहीं क्या ही करेगी। नहीं यार, तू डर मत पीयूष, अब जो हुआ सो हुआ। अब बस तू कोशिश करना कि तेरे साथ वो लोग कुछ बुरा ना करे। बहुत ही पावरफुल आदमी है वो लोग।
काश राज, मुझे बात पहले पता चल जाती। हाँ, मुझे भी तो कल ही पता चली है ये बात। और अब तो तूने पूरी शादी की बात भी कर ली है उनसे शायद। हाँ, सब पक्का कर लिया है। वैसे भी तू तो जानता ही है कि आजकल कोई किसी के बीच में नहीं पड़ता है, इसीलिए अगर किसी को पता भी होगा तो तुझे बताया नहीं होगा। हाँ, और बस 20 दिन बाद हमारी शादी है। दोस्त तू घबरा मत, जो भी होगा तू अच्छे से हैंडल करना। बाकी मैंने तो तुझे समझा ही दिया है कि वो कैसे लोग हैं। हाँ राज, वैसे ही जिंदगी में कम मुसीबत थी कि अब एक और नई मुसीबत आ गई। कोई बात नहीं, मुझे अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ पीयूष, बस तू ऐसे ही हिम्मत बनाए रखना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ, मुझे जरा जरूरी काम से कहीं बाहर जाना है। ठीक है, जा, बाय बाय। बेचारा पीयूष अपने अमीर ससुराल के बारे में सब कुछ जानने के बाद बहुत डर जाता है। तो अब देखना ये था कि इस गरीब दामाद का अपने अमीर ससुराल में क्या होने वाला है। खैर, पीयूष घर पहुंचता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। क्या ये हम कहाँ फंस गए बेटा? हाँ माँ, अब जो भी होगा वो भगवान भरोसे ही होगा। हाँ, लेकिन ये सब हमारे साथ ही क्यों हुआ? पता नहीं राज सच कह रहा है या झूठ। झूठ क्यों कहेगा? शायद उसे जलन ही रही हो तुझसे। नहीं, वो ऐसा नहीं है माँ। अच्छा, चलो देखेंगे आगे। क्या करे माँ, जो लिखा होता है वो तो होता ही है। अब हमें क्या पता था कि उनका परिवार ऐसा होगा। किसी के मन की बात भला दूसरा इंसान कैसे समझ सकता है? हाँ बेटा, मुझे तो बस तेरी और अनु की फिक्र है। चिंता मत करिए माँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोमल को बदल सकूं। हाँ बेटा। खैर, कुछ दिन बीत जाते हैं। आखिर कोमल और पीयूष की शादी का दिन आ जाता है। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। तभी शादी के कुछ दिन बाद, सुनो पीयूष, हम कल पीकू गार्डन चलेंगे। ठीक है। ये क्या होता है? हाँ, आ जाऊंगा ऐसे बोलो ना। हाँ, आ जाऊंगा। ठीक है। और अगले दिन दोनों लोग पीकू गार्डन जाते हैं। कोमल, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। बैटरी फुल? अच्छा, थैंक यू। अरे ओ पीयूष, माफ करना, हमको ना इंग्लिश नहीं आती है। वो क्या है ना, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, हम तुम्हें सिखा देंगे। वैसे बैटरी फुल नहीं होता है, ब्यूटीफुल होता है। और थैंक यू नहीं, थैंक यू होता है। ठीक है, फिर ओके। अच्छा चलो, पहले गार्डन में टहलते हैं, फिर उसके बाद शाम को हम तुम्हें घर पर इंग्लिश पढ़ाएंगे। हाँ चलो, वैसे भी हमारा भी मूड नहीं हो रहा है पढ़ने का। अभी तो छोड़ो, हमारा पढ़ने का कभी मूड नहीं होता। तो दोनों पार्क में टहलने लगते हैं। आज संडे था तो पार्क में काफी भीड़ थी। साला, आज पार्क में इतनी भीड़ क्यों है? आज ही इतनी भीड़ होनी थी क्या? हाँ। अरे कोई बात नहीं, हो सकता है कि आज संडे है तो सभी लोग एंजॉय करने आए होंगे अपनी फैमिली के साथ। अरे तो क्या सबको यही पार्क मिला था? और भी तो जगह है घूमने के लिए। अरे कोई बात नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे गुस्सा ना होए तो क्या खुश हुए? हाँ, अच्छा छोड़ो, गर्मी बहुत हो रही है, चलो आइसक्रीम खाते हैं। इसके बाद दोनों आइसक्रीम वाले के पास पहुंचते हैं। उस समय कोमल के बगल में एक लड़का खड़ा था जो कि आइसक्रीम लेकर आइसक्रीम खा रहा था। वो लड़का आइसक्रीम खाते हुए वहां से निकलने लगता है कि तभी गलती से थोड़ी सी आइसक्रीम कोमल के कपड़ों पर गिर जाती है। अबे अंधा है क्या? दिखता नहीं है क्या एक लड़की खड़ी है यहाँ पर? तूने जानबूझकर हम पर आइसक्रीम गिराई है। अरे आइसक्रीम ही तो गिर गई है बस, इतनी भीड़ है तो गलती हो गई, इसमें बेवजह बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हो? एक तो गलती करता है और ऊपर से हमसे जुबान लड़ाता है, कमबख्त। तो तुम भी तो कैसे बोल रही हो? बोलने की तमीज नहीं है क्या? कोमल जाने दो, उससे गलती से हुआ है, थोड़ी सी तो गिरी है। नहीं, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्या कर लोगी, मारोगी हमें? हाँ और क्या, तुझे पता है हम सेठ प्रशांत की बेटी हैं। तुझ जैसे आदमी को तो हम चुटकियों में गायब कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो करना, फिर करके दिखा। रुक जा, तुझे बहुत चर्बी चढ़ रही है ना, अभी बुलाते हैं हम मनु को। दरअसल मनु कोमल का खास बॉडीगार्ड था, इसीलिए कोमल मनु को कॉल करती है, जो कि बाय चांस उस वक्त आसपास ही था। वहीं थोड़ी देर में मनु वहां आ जाता है। नहीं कोमल जी, जाने दीजिए इसे। अरे तुम चुप रहो। मनु, मार इसको, ज्यादा मुंह लग रहा था। जी मालकिन। कोमल ने मनु को ऑर्डर दिया था कि वो उस आदमी को पीटे, इसीलिए मनु उस आदमी को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। छोड़ दो मुझे, ये क्या गुंडागर्दी है? साले हमारी मैडम से पंगा लेता है। अब तुझे पता चलेगा कि हमारी मैडम से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। नहीं मन्नू, उसे मत मारो, छोड़ दो उसे, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। अरे तुम चुप रहो, तुम कौन होते हो ऑर्डर देने वाले? जब हमने कहा है कि उसे मारना है तो मारना है, बस। तमाशा बन रहा है कोमल, बोलो तुम्हारे बॉडीगार्ड को छोड़ दे उसे।
चुप रहो और यहीं पर खड़े रहो बस। मैं देख लूंगी किसको क्या कहना है। नहीं कोमल, ऐसा मत करो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसने आइसक्रीम जानबूझकर नहीं गिराई है, उसने बोला ना। नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं मानेंगे। बस तुम चुपचाप खड़े होकर देखते रहो, अब हमारा भेजा मत खाओ। वहीं उस आदमी को पिटते हुए देखकर कोमल बहुत हंस रही थी और तालियां बजा रही थी। तभी मनु उस लड़के को कॉलर से पकड़कर कहता है, माफी मांग मेरी मैडम से, तभी जाने दूंगा, वरना तू चाहे जो भी कर, तुझे तो मैं पीटूंगा ही। मुझे बोलने का मौका तो दो। कोमल, ये सब गलत है। अबे चुप, बिल्कुल चुप। अब अगर एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से निकला ना तो सोच लेना हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। कोमल बहुत ही बुरे तरीके से अपने पति से बात कर रही थी। ये देखकर वहाँ आसपास खड़े हुए लोग हंस रहे थे। उस समय पीयूष को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे नहीं पता था कि कोमल इतनी बदतमीज होगी। तुम माफी मांग लो इससे और छुटकारा पाओ इस बॉडीगार्ड से। हाँ ठीक है दीदी जी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, माफ कर दीजिए मुझे। और उस आदमी के इतने माफी मांगने के बाद भी कोमल को चैन नहीं आता। तभी वो उस आदमी को मनु से पिटवाती रहती है। बड़ा हमको बोल रहा था कि क्या कर लोगी, अब समझ गया ना कि हम क्या कर सकते हैं। जाने दो मुझे प्लीज। वो लड़का हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कोमल से बार बार माफी मांगता है। मालकिन, अब इसे जाने दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये मर जाए। हाँ हाँ ठीक है, जाने दो इसे। आखिरकार मनु उसे छोड़ देता है। वहीं वो लड़का बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। अजी घर चलो, अब देख क्या रहे हो, उसके साथ जाओगे क्या? तो पीयूष मुंह लटकाकर अपनी पत्नी के साथ वापस घर चला जाता है। एक बात तुमसे कह देते हैं पीयूष, जब हम कुछ बोला करें ना तो बीच में ना बोला करो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहकर कोमल गुस्से में कमरे के अंदर चली जाती है। तभी इसके कुछ देर बाद पीयूष को उसकी ऑफिस की कुलीग निधि का कॉल आता है और वो उससे ऑफिस के काम से जुड़ी कुछ बात करने लगता है। वहीं कोमल वहाँ खड़े होकर उसकी बातें सुन रही थी। ठीक है निधि, मैं समझ गया। निधि? ओह, ये पीयूष हमारे होते हुए किसी और लड़की से कैसे बात कर रहा है? अभी जाते हैं, इसकी खटिया खड़ी करते हैं। ठीक है, ऑफिस में आकर देख लूंगा। ओके बाय। पीयूष फोन रख देता है और इसी बीच कोमल पीयूष के पास जाती है और गुस्से में उसका फोन छीन लेती है। ये क्या कर रही हो कोमल? कौन है ये लड़की? हाँ बोलो तो। तुम गलत सोच रही हो। अच्छा, तो तुम हमारे पीठ पीछे किसी लड़की से बात कर रहे हो और गलत मैं हूँ? हाँ, अरे हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? नहीं कोमल, वो सिर्फ मेरी ऑफिस की। चुप, हम सब जानते हैं कि ऑफिस के काम के बहाने लड़के और लड़कियां क्या करते हैं। तुम हमको क्या दूध पीता हुआ बच्चा समझते हो? नहीं कोमल, सुनो तो। सच सच बताओ, तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या चल रहा है, वरना अभी तुमको और उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। कोमल, वो मेरी ऑफिस की कुलीग है। अगर ऑफिस के लोगों से बात नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? बिना बात किए काम कैसे करूंगा? नहीं, सुन लो, आज के बाद तुम कभी भी किसी लड़की से बात नहीं करोगे, चाहे वो ऑफिस की ही हो या चाहे वो कहीं की भी हो। हमें इन जैसी लड़कियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। देखो कोमल, बात को समझो। ऑफिस में कई सारे काम होते हैं और वहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों काम करते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पर कोई किसी से इतना मतलब नहीं रखता है। तुम समझने की कोशिश करो। अरे अरे चुप रहो, ये तो सारे बहाने होते हैं लड़कियों से बात करने के। और हाँ, अब और बहस नहीं होगी। हमने कह दिया तो कह दिया। ये ठीक नहीं है कोमल। चुप, अगर दोबारा तुमने इस लड़की से बात करने की कोशिश की या किसी और लड़की से भी बात करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कोमल, एक बार मेरी बात तो सुन लो फिर। कोमल वहाँ से गुस्से में चली जाती है और सीधे किचन में पहुँचती है। मंजरी किचन में ही थी। ये इनके घर की नई नौकरानी थी। अरे, हमारी चाय बनी कि नहीं? हाँ छोटी मालकिन, बन गई है, ये लीजिए। मंजरी चाय का कप अपनी मालकिन को देती है और कोमल चाय पीती है। अबे, चीनी कितनी कम डाली है चाय में? तुमको पता है ना कि हम चाय में चीनी ज्यादा लेते हैं। मालकिन, चीनी कुछ ज्यादा ही कम हो गई है क्या? माफ कर दीजिए। तुमको पता है ना कि हमको चाय में चीनी ज्यादा पसंद है। चीनी ज्यादा ना हो तो हमको चाय बिल्कुल पसंद नहीं आती। माफ करना। हट, ऐसी चाय फीकी लगती है, फीकी। एक तो आज हमारा मूड वैसे खराब है और ऊपर से तेरी इस चाय ने हमारा मूड और भी खराब कर दिया। माफ कर दीजिएगा मालकिन, गलती हो गई। अरे चुप रहो, रोज का यही नाटक है तुम्हारा। गलती हो गई, गलती हो गई। फालतू की तनख्वाह लेती हो हमारे घर में। अगली बार गलती हुई ना तो धक्के मारकर बाहर निकलवा देंगे इस घर से। नहीं नहीं मालकिन, आगे से ऐसा नहीं होगा। मंजरी रोने लग जाती है। तभी वहाँ भी पीयूष आ जाता है। दरअसल वो किचन में पानी लेने आया था। कोमल, बेवजह से क्यों डांट रही हो? अरे, इसने मेरी चाय में चीनी कम डाली है, इसलिए मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे कोमल, ये तो बहुत छोटी सी बात है,
इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इसे डांट रही हो। देखो बेचारी कितनी रो रही है। ओह, तुम्हें दूसरी औरतों के लिए बड़ी हमदर्दी होती है, लेकिन अपनी पत्नी के लिए तो कोई हमदर्दी नहीं होती। हम तो तुम्हें चुड़ैल लगते हैं और बाकी सब परियां लगती है। कोमल, मैंने ऐसा कब कहा? तुम बेवजह मंजरी के सामने ये सब क्या बोल रही हो? वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? अरे इस 2 कौड़ी की नौकरानी को जो सोचना है सोचने दो, हमें क्या मतलब? इसकी क्या औकात है हमारे सामने? हाँ, अब ऐसे मत बोलो प्लीज। हाँ, साथ दे दो इसका। ये कहते हुए कोमल गुस्से में वहां से चली जाती है। रो मत मंजरी। जी मालिक। खैर, अगले दिन पीयूष के सास ससुर शीला और प्रशांत उसके घर आते हैं। आइए समधी जी, आइए समधन जी, आ ही तो रहे हैं, रास्ते से तो हटिए। माफ करना माँ जी, आप तो आराम करो जाकर, हमारे माता पिता को हम देख लेंगे। अरे नहीं कोमल, ऐसे नहीं कहते, बैठिए आप समधन जी। अरे इनके घुटने में दर्द है, इनको बैठने का मत कहो, जाइए माँ जी। बेचारी गीता चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली जाती है। तभी कोमल कॉल करके पीयूष को घर बुला लेती है। थोड़ी देर में पीयूष घर पहुंच जाता है। आओ आओ दामाद जी, स्वागत है। जी सासू माँ, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बेटा, ये देखो, तुम्हें कौन सी कार पसंद है, बताओ जरा। बेटा, तुम ऑफिस ऑटो से जाते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा दामाद कार से ऑफिस जाए। नहीं ससुर जी, इसकी क्या जरूरत है? हाँ और क्या, वैसे भी इनको तो साइकिल की आदत होगी, एक साइकिल ही दे देते आप इनको। अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते, तुम्हारा पति है पीयूष। अरे खाक पति है, हमारा एक कहना नहीं सुनता ये। कोमल ऐसे मत बोलो अपने पति को। नहीं नहीं कोमल, बताओ कौन सी बात नहीं सुनते हैं दामाद जी तुम्हारी? नहीं नहीं ससुर जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो कोमल की सारी बात मानता हूँ। अरे ऐसा ही है पिताजी, अम्मा तो सीधी है, कुछ नहीं बोलेंगी। अब आप ही ने समझाइए कि अपनी बीवी की बात क्यों माननी चाहिए। हाँ दामाद जी, अगर हमारी बेटी आपसे कुछ कहती है तो उसकी बात मान लिया करिए, वो आपकी पत्नी है आखिर। ठीक है। पता है दामाद जी, जो आदमी अपनी पत्नी की सुनता है ना, वो हमेशा खुश रहता है, इतना ध्यान रखना। बेचारा पीयूष मुंह लटकाकर बैठा रहता है और कुछ नहीं बोलता। अब वो कहता भी तो क्या, उसे तो पहले ही पता चल चुका था कि उसे अपने ससुराल में कोई भी बात बिल्कुल संभल कर बोलनी होगी। अच्छा अम्मा, इनको छोड़ो, इनको कोई कार पसंद नहीं आ रही है। हम आपको बताते हैं कि कौन सी कार ज्यादा अच्छी लग रही है। ये देखो फोन में फोटो। हाँ बताओ, दिखाओ तो। कोमल अपने फोन में कार की फोटो निकाल कर दिखाती है। ये जो लाल वाली है ना, ये हमको ज्यादा अच्छी लग रही है और ये थोड़ी सस्ती भी लग रही है बाकी कार से। इन्हें यही दिला दो, इनके लिए यही बहुत है। क्यों दामाद जी, क्या कहते हो आप, यही वाली कार ले लें? हाँ ससुर जी, जैसा कोमल कहे। अच्छा, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। और ये कहकर पीयूष कमरे में चला जाता है। देखो अम्मा पिताजी, कितना घमंड करते हैं आदमी, सही से किसी कार को देखा भी नहीं और तो और यहाँ से निकल गया। हमको तो इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। अरे कोई बात नहीं बेटा, ऑफिस के काम की वजह से परेशान होंगे दामाद जी, तू बेवजह इतना सुनाती रहती है उसे। अरे शीला, आप ज्यादा मत बोलो, ये पति पत्नी का मामला है और किस पति पत्नी के बीच में लड़ाई नहीं होती है, बोलो। ये भी है, तो ठीक है, हम दोनों चलते हैं और कार ले आते हैं। ठीक है बेटा, तू यहीं पर है, हम चलते हैं, ठीक है? हाँ पिताजी। इसके बाद कोमल के माता पिता कार लेने के लिए वहां से चले जाते हैं। वहीं उनके घर की नौकरानी मंजरी वहीं खड़ी थी। अब तू यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही है, चल जा और अपने काम पर लग। जी मालकिन। मंजरी किचन में चली जाती है। दिन भर बस हम लोगों की बातें सुनती रहती है, चुगलखोर कहीं की। अच्छा, जरा चुपके से हम कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि हमारा पतिदेव क्या कर रहा है। कोमल अपने कमरे में चुपके से जाती है तो देखती है कि पीयूष फिर से कॉल पर लगा हुआ है। वहीं पीयूष कोमल को देखकर बहुत डर जाता है और फोन काट देता है। लगता है अभी तक तुमको समझ नहीं आया, फोन लाओ इधर। अरे अरे। तभी कोमल पीयूष का फोन छीन लेती है और उसे अपने पास रख लेती है। रुक जाओ, अभी इस लड़की को हम कॉल करते हैं। कसम से इसे आज इतना सुनाएंगे ना कि इसके कान से खून निकलने लगेगा। हाँ। अरे तुम ऐसा क्यों कर रही हो, हमने कहा ना कि ऑफिस के काम से। चुप, ज्यादा बकवास नहीं। कोमल, कोमल रुको। इसके बाद कोमल निधि को कॉल लगाती है। वहीं निधि उधर से कॉल उठाती है। हाँ पीयूष, सडनली यू कट द कॉल, इज एवरीथिंग ऑल राइट ना? कहीं कोमल ने तो। बस कोमल अपना नाम सुनते ही तिलमिला उठती है। ए मिमियाती मेमनी, ये अ च प च मेरे सामने तो करियो मत अंग्रेजी में। और क्या भड़का रही है मेरे पति को मेरे बारे में? हाँ, तू तेरा पता बोल, अब तेरी तो चोटली पकड़कर दीवार में बजाऊंगी सीधे।
और अगर दोबारा मेरे पति से बात करी तो देख कैसे तेरी जिंदगी को नर्क बनाती हूँ। और तुम भी कान खोलकर सुन लो, पति हो सिर्फ मेरे और बातें पूरे जगत से करते घूमोगे तो नर्क तो बेटा हम तुम्हारी जिंदगी को ही कर देंगे, क्या समझे? और तू क्या समझी? निधि मैडम जी। उधर से कॉल कट होने की आवाज आती है और इधर कोमल पीयूष को घूर कर देखती है। ये क्यों कर रही हो आखिर तुम कोमल? क्या तुमको अपने पति पर विश्वास नहीं? तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा करूंगा? अबे हटो बे, ये इमोशनल बातें मेरे आगे तो करियो मत, वरना मार्केट में मेरे बॉडीगार्ड मन्नू का चमत्कार देखे हो ना, बस वैसे ही चमत्कार कहीं भूल कर तुम्हारे साथ हो गया तो बिना दांत का पति मेरे साथ मार्केट में चलेगा तो जनता खूब ही हंसेगी। और कोमल पीयूष को बकबक कर बाहर चली जाती है। ऐसी दबंग बीवी हो तो क्या ही मजाल पति की किसी और औरत की ओर आंख उठाकर देख ले, क्या समझे? तो डर के नहीं रहने का बल्कि उसे डरा के रहने का। और पीयूष अब तक एक फैसला कर लेता है। हाँ, मुझसे नहीं चलेगा रिश्ता। हाँ, जिसने मेरी कलीग निधि को धमकाया बिना ये जाने कि वो कौन है कौन नहीं, कल को ये मेरे ही माँ बाप को भी धमका सकती है। नहीं होगा मेरा गुजारा इसके साथ। हाँ। और पीयूष कोमल से रिश्ता तोड़ने के लिए बाहर हॉल की तरफ जाता है कि तभी रसोई से उसे अपनी माँ की मिक्सी की आवाज आती है और उधर से उसके बाबा सोफे पर बैठे बड़े इंच का टीवी देखकर चटखारे ले रहे थे। पीयूष कभी अपनी माँ की ओर देखता है तो कभी बाप की ओर, और वहीं उसकी सारी हिम्मत ढह जाती है। कोमल के दहेज में आए सामान के साथ पीयूष के माँ बाप कितने मजे ले रहे थे। अब अगर इससे मैंने रिश्ता तोड़ा तो ये सब भी चला जाएगा, और क्या मैं इन्हें ये सब कभी दे पाऊंगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरी कभी इतनी औकात होगी। आखिर एक गरीब दामाद अमीर ससुराल के लालच तले दब जाता है, ये मैंने आज देख लिया। कोई बात नहीं, सह लूंगा कोमल का पागलपन, क्या पता वो वक्त के साथ सुधर जाए। और पीयूष का वो कड़ा फैसला वहीं गायब हो जाता है। कुछ देर बाद कोमल के माँ बाप दरवाजे से मायूस अंदर आते हैं। ए गाड़ी आ गई। ए पति देख तो मेरे माँ बाप कार ले आए। सुनो ससुराल वालों, कार देखे हो कभी? अरे मम्मी ये कार क्या देखेंगे, ये तो 55 रुपए वाले टेम्पो मैजिक में चलते हैं। कैसे बोलते हैं वो? चांदनी चौक चांदनी चौक चांदनी चौक की सवारी आ जाओ। चिंता मत करो, अब से कार में बैठने का मौका रोज मिलेगा। किधर है कार? पापा किधर है कार? यहाँ तो नहीं खड़ी। समझ गई मैं, कहीं मुझे सरप्राइज देने के लिए तो पीछे नहीं खड़ी कर दी। मैं अभी देख कर आती हूँ। रुक जा कोमल, वो शोरूम में लाल रंग की कोई गाड़ी नहीं थी तो हमको खाली हाथ ही आना पड़ा, पर हमने ऑर्डर दे दी है, 4 दिन में गाड़ी आ जाएगी, तेरी ही पसंद की। मन छोटा मत कर कोमल। पर कोमल का छोटा मन और भी छोटा हो चुका था। वो वहीं जमीन पर बैठकर छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगी। कार चाहिए मुझे, लाल कार। कार लाके दो। पति तो मेरा ला नहीं सकता, आप ही दे दो। कितने सपने देखे थे आज मैंने। कार में बैठूंगी, लाल लिपस्टिक लगाकर, लाल साड़ी पहनकर, एकदम ट्रैफिक लाइट बनकर सारे शहर का ट्रैफिक रुकवा दूंगी। पर मम्मी पापा, आप लोग मेरी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए। गंदे हो दोनों। आई हेट यू, हेट यू। कोमल वहीं बैठकर बस रोए जा रही थी। ऐसे में जहाँ उसके माँ बाप को उसे समझाना चाहिए था, वहीं उसके माँ बाप कोमल से पीछा छुड़ाकर वहाँ से जाने लगते हैं। दामाद जी, थोड़ा ध्यान रखना हमारी कोमल का, जरा सी जिद्दी है। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये तो आपके घर का मामला है, अब हम क्या ही बोलें। और ये कहकर वो लोग चले जाते हैं। देखा आपने, जहाँ बेटी को सर चढ़ाने की बात आती है तो सेठ प्रशांत और शीला बेटी को झट से उठाकर सर पर बैठा लेते हैं, मगर जब वो वहाँ बैठकर उन्हीं के बाल नोचने लगती है तो वो पीयूष और पीयूष के घर वालों पर डाल देते हैं सारी बात कि ये तो उनका आपसी मैटर है। उस रात कोमल बहुत रो धोकर सोई थी। तभी देर रात में पीयूष देखता है कि कमरे की लाइट तो ऑन है और बगल में सो रही कोमल अपने हाथ से ही इशारा करके कार चला रही थी। वू, वू, ब्रूम ब्रूम, वू। अरे अरे साइड हट जाओ ना भैया, इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही क्या? देखो तो लाल गाड़ी भी इनको दिखाई तक नहीं देती है। ए मुन्ना, जरा उसकी टांगों को बता दो कि सड़क पर रुकते कैसे हैं। और पीयूष ये सब देखकर अपना माथा पीट लेता है और कोमल के हाथ नीचे करके उसे सहलाकर सुला देता है। सपने में भी गुंडागर्दी नहीं छोड़ती है। पापा की परी, हद ही हो गई कोमल। और एक कार से इतना भी क्या प्रेम कि तुम इतना बौखला उठी हो। पीयूष उठकर अपने दोस्तों को फोन करता है और कॉन्फ्रेंस पर लेता है। अरे पीयूष, इतनी रात को फोन कर रहा है, सब ठीक तो है ना? कहीं उस सेठ प्रशांत की बेटी ने तेरा गला वला तो नहीं दबोच लिया? अरे भाई बता, मदद के लिए आ रहा हो तो। अब इतनी रात को कोई मर रहा हो तो ही कॉल करता है। दोस्तों,
मुझे कुछ पैसे दे सकते हो क्या? ये सुनते ही वहाँ उस ओर घोर सन्नाटा छा जाता है और दोनों दोस्त पीयूष को पैसे के लिए हाँ बोल देते हैं। ये सुन पीयूष बड़ा ही खुश होता है और कॉल रखकर सो रही कोमल की ओर देखता है। कितनी मासूम लगती है सोते हुए। कौन ही जानता है कि लड़की उठने के बाद जंगली बिल्ली के जैसी हो जाती है। चलो मैं भी सो जाता हूँ, कल मेरा बड़ा दिन है। और पीयूष देर से सोता है तो देर से ही उठता है। वो उठकर देखता है तो कोमल बिस्तर पर नहीं थी। हे कोमल, आज जल्दी कैसे उठ गई? ये क्या अनर्थ हो गया? हे राम, अनर्थ उससे नहीं मुझसे हो गया। 10 बज रहे हैं और मैं उठा तक नहीं। मुझे तो आज बड़े काम के लिए जाना है। जल्दी चल पीयूष, जल्दी चल। बैंक भी जाना है और फिर वहाँ भी। पीयूष फटाफट नहा धोकर तैयार होकर बाहर आता है तो देखता है कि कोमल सोफे पर बैठकर मजे से टीवी देख रही थी और उसकी माँ किचन में काम कर रही थी। कोमल, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बहुत सारा काम करो, मगर अगर तुम मेरी माँ के पास जाकर जरा सी उनकी मदद कर दोगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। पतिदेव, अगर तुम्हारी अम्मा इधर को आकर मेरे पास जरा सा बैठ जाएंगी तो मुझको भी अच्छा लगेगा। वैसे भी काम वाम मुझे नहीं आता। मैंने तो घर में अपनी चादर भी नहीं बनाई और ना ही कभी मम्मी के पास जाकर उनकी मदद करानी पड़ी है। वो हम तुम्हारी तरह गरीब नहीं है ना, तो हमारे तो यहाँ नौकर ही नौकर हैं। तुम कहो तो यहाँ के लिए भी मंगवा लूं नौकर। फिर मैं मेरी सास मिलकर टीवी पर सास बहू सीरियल देखेंगे। तुम भी नौकरी छोड़कर टीवी देखो ना। हाँ, और टीवी देखकर तुम सबका पेट भी पाल लो। मैं भी ये सब करने लगा तो कमाएगा कौन? तो कमाना ही क्यों है? अरे मेरे बाप के पास बहुत सारा पैसा है। आओ ना पति, बैठो तनिक मेरे पास। इनफ इज इनफ कोमल, मैं जा रहा हूँ। मुझे और भी काम है। तुम और तुम्हारी ये पैसों वाली जिंदगी में मेरा दम घुटेगा अगर मैं काम पर नहीं गया तो। पीयूष चला जाता है। कोमल उसकी बात से चिढ़ गई थी। रोज की तुलना में आज तो कुछ ज्यादा ही सेंट वेंट छिड़क कर गया है मेरा पति। कुछ तो दाल में काला है। दिन बीत जाता है। उस दिन पीयूष लौटकर घर नहीं आता। ये देखकर कोमल के तो तन बदन में बुरी तरह आग लग चुकी थी। आधी रात हो गई थी और वो पीयूष को पागलों की तरह कॉल पर कॉल लगा रही थी, मगर उसका फोन बंद आ रहा था। अब कोमल रोने लगती है और अपने सास ससुर को रो रो कर उठा देती है। अरे कैसन माँ बाप हो, लड़का तुम्हारा घर नहीं लौटा और तुम फटकर सो रहे हो, बूढ़ा बूढ़ी। बेचारे दोनों लोग चुपचाप गर्दन नीचे गड़ाकर सब कुछ सुन रहे थे। तभी कोमल फिर से अपने पापा सेठ प्रशांत को फोन करती है और शीला और प्रशांत कुछ देर में उसके ससुराल पहुंच जाते हैं। कोमल जाकर रोते हुए अपने बाप से गले लगती है। चिंता मत कर बेटा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। हुआ तो क्या, उसे टिंडा होगा पापा, पर रात भर घर वापस नहीं आए का मतलब समझे हो ना? यानी मेरे पति का कोनू चक्कर चल रहा है। अरे नहीं बिटिया, ज्यादा मत सोच। अरे मम्मी तुम तो चुप ही रहो। जब पापा घर नहीं आते थे तब तुम जासूस बनती थी ना, या नहीं? तो फिर मेरा पति भी तो मेरा है और सिर्फ मेरा है। पापा उसके ऑफिस फोन करके एक नंबर पता करो, मैं जानती हूँ वो कहाँ पर होगा। प्रशांत नंबर निकालता है और सब लोग कार में बैठकर रात में ही उस नंबर के एड्रेस पर निकल जाते हैं। कोमल एक घर के बाहर खड़ी थी जिस पर लिखा निधि शर्मा था। कोमल आव देखती ना ताव है और निधि का गेट धम 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 करके पीटने लगती है। कोमल निधि का दरवाजा पीट रही थी कि तभी दरवाजा खुलता है और सब घरवालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और कोमल का आंख मुंह सब फटा रह जाता है। दरवाजा खुलता है और अंदर से पीयूष आंखें मसलता हुआ दरवाजा खोलता है। ये देख कोमल का ड्रामा वहीं चालू हो जाता है। और हो भी क्यों ना, आखिरकार उसका पति उसे रंगे हाथ किसी लड़की के घर में जा मिला है। बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे देखो तो पापा मम्मी, ये हीरा ढूंढ कर लाए दिए थे। क्या बोला था, इतना चमकेगा तुम्हारा दामाद। देखो तो अब इतनी रात में किसका घर चमका रहा है। अरे बर्बाद हो गई। कोमल अपनी चूड़ी तोड़ते हुए वहीं बैठ जाती है। इतना शोर सुनकर पीयूष तो अलसाया सा आंखें मसल रहा था, वो भी एकदम जाग जाता है। अरे यार, ये तुम बात बात पर जमीन पर बैठकर छाती क्यों पीटने लग जाती हो? खड़ी हो, खड़ी हो। मेरी बेटी छाती नहीं पीटेगी, पीटेंगे तो तुझे हम दामाद जी। आखिर मेरी फूल सी बेटी के साथ तूने ये क्यों किया? अरे आप सब गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पापा मैं जानती हूँ ये सब उस चुड़ैल निधि की वजह से हो रहा है। उसे तो मैं आज उसका चोटी मेरा हाथ और ये दीवार। पापा आज तो खूनम खून होगा और मुझे किसी ने रोका तो वो भी आएगा लपेटे में, क्या समझे? कोमल उठकर घर के अंदर जैसी कदम रखती है, लाइट ऑन होती है और घर में एक औरत खड़ी थी जो सब देख रही थी। अम्मा, जान और इज्जत प्यारी हो तो ओ निधि हमको दे दो, वरना एक फोन मन्नू को जाएगा और वो इस मकान पर बुलडोजर चलाएगा। बुलडोजर, का समझे? बोलो कोमल।
तुमसे बहसबाजी नहीं करनी मुझको। तुम्हारा मेरा कोई बैर नहीं, मुझको तो बस वो निधि दे दो, वरना अम्मा तुम भी मेरे हाथ नीचे आ जाओगी। चढ़ती उम्र में कोई हड्डी वड्डी चटक जाएगी ना, दिमाग मत खराब करो। ए निधि, ए हीरोइन, बाहर आ। दिक्कत क्या है तेरी? डायन, कौन सा काला जादू करी है हमारे पति पर? बाहर आ उल्टा, घर खानी, बाहर आ। कोमल के आंख से लगातार आंसू बह रहे थे। अम्मा मेरी ओर देखो, क्या तुमको मुझ में कोई कमी लगती है? नहीं ना, तो फिर ऐसा क्या है उस निधि में जो ये मेरा पति लार टपकाता तुम्हारी बेटी के घर आ गया? हाय, मैं तो बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। नहीं कोमल, तुम में कोई कमी नहीं है। तुम्हारी हामी की जरूरत नहीं अम्मा, तुम उस निधि को बुलाओ वरना। हाँ बोलो, मैं ही निधि हूँ, बोलो। इतना सुनते ही सब लोग हैरानी से उस औरत को देखते हैं। कोमल खुद ये जान बौखला गई थी। क्या वो निधि एक अम्मा जैसी औरत है? तो इतने दिन पीयूष इस अम्मा से फोन पर बतलात रहा। हाँ अम्मा, मैं ही वो निधि, पीयूष की कलीग और दोस्त भी। माना कि पीयूष मेरे बेटे जैसा है, मगर मेरा कोई भी अपना नहीं है, इसीलिए यही मेरा दोस्त भी है। अब कोमल को अपने बर्ताव पर बड़ा पछतावा हो रहा था। वो कितना कितना गलत बोल रही थी, समझ रही थी। तभी अंदर से राज और सनी भी शोर की आवाज सुनकर बाहर निकलते हैं। अरे भाभी, आप यहाँ? पीयूष, ये भाभी कैसे पहुँच गई? तो तुम दोनों भी यहाँ? तुम तीनों मिलकर क्या कर रहे थे? और पतिदेव, तुम आज रात घर क्यों नहीं लौटे? माना कि तुम्हारा इस अम्मा, मेरा मतलब निधि से चक्कर नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी तुम घर क्यों नहीं आए? और फोन क्यों बंद आ रहा है? पता है मैं कितनी परेशान हुई। प्रशांत कोमल को इतना परेशान देखकर मुस्कुराता है और शीला को कहता है, देखो शीला, हमारी जिद्दी बेटी अब बीवी बन गई है, एकदम तुम्हारी जैसी। देखा तुमने, परवाह करना सीख रही है वो अब। पीयूष, भाभी को सच बता दे, वरना आज तो तेरे साथ हमको भी लात पड़ जाएगी। तभी सब देखते हैं कि दरवाजे पर बॉडीगार्ड मन्नू खड़ा था। मन्नू पीयूष और उसके दोस्तों को घूर रहा था। यार पीयूष, मुंह खोल दे, वरना आज तो चटनी भरता चोखा सब यही बन जाएगा। अरे भाड़ में गया तेरा सरप्राइज, मैं खुद ही बता देता हूँ। भाभी, पीयूष आपको सरप्राइज देना चाहता है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? दिखाओ दिखाओ। हैं? और पीयूष कोमल की आंख बंद करके उसे गार्डन साइड ले जाता है, जहाँ एक छोटी सी लाल रंग की कार खड़ी थी। मारे गए, छोटी कार। अरे शीला, अब देखना बवंडर, तो ये कैसे हो हल्ला करेगी। दामाद जी को सरप्राइज देना ही था तो मुझसे पैसे मांग लेते। पर इसमें एकदम उल्टा होता है और प्रशांत देखता है कि कोमल जैसी कार देखती है वो खुशी से उछल पड़ती है। हाँ, गाड़ी, वो भी लाल रंग की। आय हाय, मजा ही आ गया। अब देखो मैं ही करूंगी पी पी पॉ पॉ। चलो गाड़ी में सब। और कोमल गाड़ी को छूती है, चूमती है, प्यार करती है। ये देखकर पीयूष बड़ा खुश होता है। यही सरप्राइज था भाभी। बेचारा आज पूरे दिन से बैंक के चक्कर लगा रहा था इसके लोन के लिए। कुछ हमने मदद करी और फिर थक कर हम सब निधि के यहाँ ही आ रुके। कोमल ये सुन पीयूष के गले लग जाती है। गाड़ी छोटी है, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, मगर गाड़ी लाल रंग की है, इसीलिए लव यू पतिदेव। कोमल इतनी प्यार से पहली बार पीयूष से मिली थी। वो ये देखकर बड़ा खुश होता है। पीयूष तुमको बहुत चाहता है कोमल, और आज कोमल की तड़प देखकर लग रहा है कि वो भी पीयूष को बहुत चाहती है। ये रिश्ता ऐसे ही बनाए रखना। गॉड ब्लेस यू। दोनों बहुत खुश थे और सब अपने अपने घर लौटते हैं। फिर जैसे सुबह होती है, कोमल लाल साड़ी, लाल लिपस्टिक लगाकर तैयार हो जाती है। लाओ कार की चाबी, सबसे पहले तो गाड़ी में मैं ही बैठूंगी। पर कोमल, ये कार तो हमारी ही है ना। मैं हमेशा से चाहता था कि कभी भी जब मेरी खुद की कार होगी तो उसमें सबसे पहले माँ बाबा को बैठाकर घुमाने भेजूंगा। एक बार ये चक्कर लगाएं, फिर हम लगा लेंगे। कोमल ये सुनते ही तिलमिला उठती है। क्या मतलब? सबसे पहले ये लोग बैठेंगे? हाँ, क्या मतलब? इसका मतलब मैं एक झूठी गाड़ी में बैठूंगी, है ना? नहीं, मैं एक झूठी गाड़ी में नहीं बैठ सकती। झूठन तुम गरीब लोग ही चखो, मुझे तो फ्रेश चाहिए, एकदम ताजा। क्या समझे? कल वो निधि क्या बड़बड़ा रही थी, तेरा पति प्यार करता है, ये वो सब झूठ है। हाँ। उधर पीयूष के माँ बाबा भी तैयार होकर खड़े थे, मगर जैसे ही कोमल का ये ड्रामा शुरू होता है वो लोग पीछे हट जाते हैं। गीता का मुंह उतर जाता है, और थी तो आखिर वो माँ, तो त्याग तो उसे ही करना था। तो वो मुस्कुराकर अपने बेटे से कहती है, बेटा कार ही तो है, घर में ही खड़ी रहेगी। मैं और तेरे बाबा तो जब चाहे तब बैठ सकते हैं कार में, पर बहू का अभी बैठने का मन है तो उसका मन छोटा मत कर। ले जा, पहले उसे ले जा, और फिर हम बाद में घूम आएंगे। पर माँ, आप दोनों को मंदिर जाना था। अब इस उम्र में भी पैदल नहीं चलेंगे तो टांगे आपस में जुड़ जाएंगी। हमको नहीं ये गाड़ी वाड़ी का शौक, ये तुम लोग ही संभालो। तुमको ही मुबारक। ए जी,
हम तो अपने पाँव की 11 नंबर बस पकड़कर ही चल चलेंगे मंदिर। और दोनों मंदिर के लिए निकल जाते हैं। दोनों के बीच खुसर पुसर भी हो रही थी। मेरे बेटे से इतना लड़ेगी तो मैं तो कभी इस कार में नहीं बैठूंगी। फिजूल में पति पत्नी के बीच लड़ाई हो जाएगी वरना। वैसे भी आज तक हमारे पास कौन सी गाड़ी घोड़ा थी। पीयूष ये सब सुन लेता है। उसे आज कोमल पर बहुत अधिक गुस्सा आ रहा था। वो जोर से कोमल का हाथ पकड़ता है और खींचता हुआ उसे कार के पास ले जाता है। ए पीयूष, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे खींचने की? बुलाओ मन्नू को। हाँ बुलाओ। नहीं, आज तुम मुन्नू को बुलाओ, टुन्नू को बुलाओ, चुन्नू को बुलाओ, जिसे मर्जी हो उसे बुलाओ। पिटवा दो अपने पति को, फिर मेरी छाती पर खड़े होकर नाच भी लेना, समझी? बहुत हो गया यार तुम्हारा। अगर आज मेरे माँ बाबा इस गाड़ी में बैठकर मंदिर चले जाते तो क्या हो जाता, बोलो? गाड़ी झूठी हो जाती और क्या। अब चलो बैठो भी, तुम्हारी कचर पचर के चक्कर में मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। कोमल गाड़ी में बैठती है। पीयूष भी गुस्से का घूंट पीकर बैठ जाता है, पर कुछ बोलता नहीं है। अच्छा, मेरे आगे इतनी अकड़, कोमल के आगे, वो भी इस पिद्दी सी कार के लिए। इससे तो मैं अभी इसकी औकात बताती हूँ। अरे अरे, रोको रोको, कार रोको। अब क्या है देवी? वो एक ठुक लाल पान मिल जाता तो लाल गाड़ी के मैचिंग का मुंह भी लाल होगा तो ज्यादा आनंद आएगा। और सुनो, हमरा वाला स्पेशल बनवाना कहकर। और पीयूष उसे पान लाकर दे देता है। पर हाँ, अभी मत खाना, कार से उतरे तब खाना। पीयूष फिर से चुपचाप कार चलाने लगता है। अरे बाबू, क्या पूरे रास्ते नाराज होकर ही गाड़ी चलाओगे? देखो तो मौसम कितना रोमांटिक है। कोई बढ़िया गाना लगाओ ना। हाँ, क्यों नहीं। वो गाना लगाता है तो कोमल को पसंद नहीं आता। कोई भोजपुरी नहीं है क्या? ये क्या बूढ़े वाले गाने बजा रखे हो? लाओ ब्लूटूथ ऑन करो, मैं अपना फोन जोड़कर बजाती हूँ। ब्लूटूथ कोमल, वो तो इस कार में नहीं है। वो ये थोड़ा नीचे मॉडल की है ना, और मेरा बजट इतना ही था। क्या ब्लूटूथ नहीं है? यानी अब मेरी पसंद के गाने नहीं बजेंगे कार में? कार रोको, रोको अभी। जब मुझे कार में बिठाने की औकात नहीं रख सकते तो मेरा हाथ खींचने की हिम्मत दोबारा भी मत करना, समझे? और कोमल कार के बाहर आती है। गाड़ी को जोरदार लात मारती है, इतनी जोर से कि गाड़ी वहाँ से डैमेज हो जाती है। तभी कोमल वो पान खाती है और कार पर ही थूक देती है। हट, आदमी ही बेकार चुन लिया मेरे माँ बाप ने तो। और कोमल वहाँ से चली जाती है। पीयूष की आंख भरी थी। वो कार से बाहर आकर अपनी गाड़ी पर लगी चोट को सहला रहा था। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई। और वो फोन निकालकर वकील को फोन करता है। तलाक के पेपर बना दो वकील साहब, मैं आकर मिलता हूँ आपसे। पीयूष वकील के पास पहुँच जाता है और उससे डिवोर्स पेपर्स की बात करता है। अब तक 2 बार पेपर कैंसिल करा चुके हो आप, अब की बार भी ऐसा ही होगा क्या? पिछली 2 बार से मैं मेरी पत्नी को मौका दे रहा था कि वो बस कैसे भी करके मुझे अपना ले, मगर एक गरीब का अमीर के साथ गुजारा संभव ही नहीं है जब तक कि अमीर थोड़ा आसमान से जमीन पर उतर कर ना आ जाए। मगर कोमल अभी भी खुद को पापा की परी समझकर आसमान में उड़ती रहती है, लेकिन ऐसा करने से जीवन नहीं चलेगा। आप लाइए पेपर, मैं अभी साइन कर देता हूँ। कोमल रोते हुए अपने बाप प्रशांत के यहाँ पहुँच गई थी। पापा, पीयूष ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा और मुझे डांटा भी। तो बिटिया, तूने कुछ गलत हरकत की होगी, तभी दामाद जी तुझे समझा रहे होंगे। इसमें रोने की या बुरा मानने की क्या बात है भला? हाँ, तुम लो उसी की साइड। दामाद इतना प्यारा है ना? और बेटी, पता है मुझे कितनी खरी खोटी सुनाई ऊपर से। पापा, वो लाल गाड़ी इतनी छोटी है, उसमें ब्लूटूथ भी नहीं है, ऐसे में कैसे अपने वाले भोजपुरी गाने सुन पाऊंगी? मेरी बेचारी बेटी कितना कुछ सह रही थी वहाँ। मेरी ही गलती थी जो हीरा ढूंढने के चक्कर में मेरी बेटी को मैंने वहाँ गंदगी में भेजा। तू अब वापस नहीं जाएगी कोमल, तू यहीं रह अपने मम्मी पापा के पास। कोमल ये सुनकर खुश हो जाती है और ऐसे 1 दिन 2 दिन गुजरते हैं। अब कोमल को यहाँ कोई कमी नहीं थी, मगर फिर भी वो खुश नहीं थी। उसे रह रहकर पीयूष की बड़ी याद आ रही थी। यहाँ तो करने को कुछ भी नहीं है, वहाँ कम से कम मैं पति से बात कर लेती थी, मगर मैंने बात कम, उससे लड़ाई ज्यादा की है। इतने दिन रही, कभी ठीक से बात तक नहीं कर सकी। कहीं ऐसा तो नहीं वो इसी बात पर नाराज हो मुझसे? एक ठुक सॉरी बोल देती हूँ और बात खत्म कर देती हूँ यहीं। तभी उसे निधि की प्यार वाली बात भी याद आती है। कहीं ऐसा तो नहीं हमको सच में उस पीयूष से लब हो गया? अरे पर पति है, लब होना तो वैसे भी अच्छी बात है। मुझको तो अब शर्म भी आ रही है, पर ऐसा उसमें है क्या जो लब हो? शायद आदत पड़ गई होगी उसके साथ रहने की, पर अब बेचैनी भी तो हो ही रही है ना? एक काम करती हूँ, फोन लगा ही लेती हूँ।
और ऐसा सोचकर कोमल फोन उठाकर पीयूष को कॉल लगाने ही वाली थी कि तभी उसका ईगो उसके और पीयूष के बीच में आ जाता है और वो रुक जाती है। मैं सॉरी बोलूं? मैं सेठ प्रशांत की बेटी? वो क्यों सॉरी बोलेगी? और वैसे भी इस जैसे कितने ही आएंगे जाएंगे, कोई प्यार व्यार थोड़ी है मुझे उससे। और कोमल बड़बड़ाते हुए पलटती है कि पीछे दरवाजे पर पीयूष खड़ा था। वो पीयूष को देखकर बहुत खुश थी। वो उसकी ओर कदम बढ़ाती है मगर तभी रुक जाती है। इसे मैं क्यों जताऊं कि मुझे इसकी याद भी आई? जरूर सॉरी बोलकर वापस ले जाने ही आया होगा। हाँ, पर कोमल बेटा तू मान जाना, ज्यादा नाटक मत करना। बस 3 बार सॉरी जैसी बोलेगा तो तू झट से राजी हो जाना। पीयूष कोमल की ओर बढ़ता है और उसकी ओर देख मुस्कुराता है। आई एम सॉरी। हाँ, आई एम सॉरी कि ये मैं अभी कर रहा हूँ, ये तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये रहे तलाक के कागज। पीयूष कागज थमाकर पलटकर जाने लगता है। कोमल एकदम सुन्न हो रही थी। पीयूष को जाता देख उसे होश आता है और वो उसके पीछे पीछे दौड़ती है। पीयूष प्रशांत और शीला को देखकर रुक गया था। जिस आफत से पीछा छुड़ाकर आप इसको मेरे गले बांध दिए थे, उस आफत को पता भी है कि जिस पापा मम्मी का वो नाम जपती है, उन्होंने भी कोमल से पीछा ही छुड़ाया था। तभी दिया था ना वो दहेज का बड़ा बड़ा सामान, या कहूं तो दौलत का लालच। सच कहते हैं समाज वाले कि शादी हमेशा बराबरी में ही करनी चाहिए, वरना ऊंच नीच होने पर नीच पक्ष जुबान तक नहीं खोल पाता। ससुर जी, सासू माँ, बहुत दब चुका हूं आपके एहसानों तले। बस अब और नहीं, मुझको माफ करो, मेरा रास्ता अब साफ करो। ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो दामाद जी? मैं गरीब तो मेरी उठाई आवाज बकवास, और आपकी बेटी सिर चढ़ी तो उसकी हर आवाज उसका हक। वाह ससुर जी वाह, ये तो मैं था कि इस पापा की परी को प्यार करने की कोशिश कर बैठा था। अपने सिद्धांतों से समझौता किया, परिवार से किया, दोस्तों से किया, पर अब अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा, कभी नहीं। और हाँ कोमल, मैंने पेपर साइन कर दिए हैं, तुम भी अपना अंगूठा लगा देना। ये सब सुनते ही कोमल के ऊपर ओढ़ी हुई सारी अकड़ एकदम से ढह गई। वो सफेद पड़ गई थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी जिद से इतने बड़े फैसले का अंजाम होने जा रहा था। उसकी आंख एकदम से भीगने लगती है। पतिदेव, मैं भाग चलूंगी तुम संग। पर वो घर तो छोटा है ना। मैं रह लूंगी। पर वहाँ सब कुछ छुटका छुटका है, नौकर भी नहीं है। मैं कर लूंगी सारा काम। छोटी गाड़ी बिना ब्लूटूथ की, अब गाना कैसे सुनोगी? चलेगा चलेगा, सब चलेगा। बस ना पतिदेव, मैं खुद गाकर खुद ही सुन लूंगी। मुझे और ना सताओ, अब मैं रह लूंगी तुम्हारे साथ कहीं भी। नहीं ना कोमल, कथनी और करनी में फर्क होता है। बस तुम पर होने वाला अत्याचार अब खत्म हुआ, तुम आजाद हो, और मैं भी मेरी गरीबी में आराम से खुलकर सांस ले सकूंगा। तुम जानती हो मुझे घुटन होती थी तुम्हारे उस अमीरी की चादर में सोकर। अरे भाई, नहीं चाहिए मुझको बड़ा फ्रिज, बड़का टीवी, बड़का सोफा या बड़की गाड़ी। मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए था। ये सब तुमको ही मुबारक। अब ढूंढ लेना लोहे के जिगर वाला जो तुम्हारी दी गई हर चोट को सहन कर सके। ऐसे मत करो, मत बोलो। मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कोमल बिटिया, ये क्या बोल रही है? कैसी गलती? अरे ये बंदर धमकी दे रहा है, बातों में तलाक होता है क्या? वैसे भी भूलना मत दामाद जी, मेरी बेटी को रुलाने वाले को मैं छोड़ता नहीं हूँ। पीयूष अपने दोनों हाथ जोड़ता है और प्रशांत की ओर मुस्कुरा कर कहता है, प्लीज मुझे मत छोड़ेगा एक ससुर जी। और बर्बाद ही करना चाहोगे ना? ठीक है, कर देना बर्बाद। अब इस बर्बाद आदमी के पास बर्बाद होने को कुछ बचा ही नहीं है। मेरी नौकरी खाओगे तो वो खा लेना, मैं मजदूरी कर लूंगा। अपने माँ बाबा को 2 वक्त का खाना तो कमाकर खिला ही दूंगा। कुछ नहीं बचा अब। शादी गई, इज्जत गई। एक कार थी जो सब जमा पूंजी देकर ली थी आपकी परी के लिए, उस पर आपकी परी थूक कर चली गई। आपको जो करना हो कर लीजिए, नमस्ते। पीयूष मुंह फेर कर जाने लगता है। जैसे ही कोमल उसे जाता देखती है, वो दौड़कर उसकी पीठ से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोती है। मत जाओ, या मुझे साथ ले चलो, मैं ऐसी हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है पीयूष? मुझे रखा ही ऐसा गया है। स्कूल गई और मास्टरनी ने मारा तो पापा ने घर बिठा लिया कि बाहर के लोग मुझे चोट पहुंचाएंगे, तो स्कूल नहीं जाएगी उनकी कोमल। फिर मन्नू बॉडीगार्ड को काम पर रखा, तब से तो मुझे कोई छूने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। हमेशा से इतनी लाडली बनकर। तो अभी भी रहो ना जान, किसने रोका है? बस मेरा पीछा छोड़ दो। नहीं रहना यहाँ, मुझे बिल्कुल नहीं रहना। पर मेरी गुड़िया तो इसके आगे गड़गड़ा क्यों रही है? ये तो बस 2 कौड़ी का ही तो है। दामाद है ये आपके, समझे? दामाद। वक्त रहते अगर मुझ में आपने समझ डाली होती, लाड़ प्यार में मुझ में इतनी अकड़ ना डाली होती, तो आज ये नौबत नहीं आती। पापा, मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे रोकने की बजाय मेरे गलत को हमेशा आपने बढ़ावा क्यों दिया? पापा,
मैं अपने पति के आगे अपनी गलती की माफी के लिए गिड़गिड़ाऊं या भीख मांगूं? आप नहीं बोलेंगे अब। पीयूष, मुझे माफ कर दो पीयूष, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं वो गंदी गाड़ी भी साफ कर दूंगी, मैं अभी कर देती हूँ। और कोमल बाहर दौड़कर पीयूष की लाल गाड़ी पर उसकी पान के थूक के निशान को अपने ही कपड़ों से पोंछने लगती है। तभी वो देखती है कि कार में उसके सास ससुर भी बैठे थे। अरे बाबा, सासू माँ, आप लोग इतनी देर से कार में बैठे हैं? हाँ बेटिया, वो हमको छोटी गाड़ी में बैठने से कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हम आराम से इसमें बैठे हैं। कोमल उनके आगे भी हाथ जोड़कर माफी की भीख मांगती है। माँ बाबा, माफ कर दो, मेरी अकल अकड़ में खत्म हो चुकी थी, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि बाप की दौलत से बेटी का अगला घर नहीं चल सकता, वो तो बस पति के कमाए 2 निवालों से ही चल सकता है। ठीक है, रोना बंद करो, मैं तुमको माफ कर दूंगा, बस मेरी एक शर्त है। मान लूंगी, सब शर्त मान लूंगी। पहले सुन लो, तुम घर जाओगी तो सेठ प्रशांत की बेटी बाद में, पीयूष की पत्नी पहले होगी। वो पीयूष जो एक कंपनी में मामूली नौकर है बस। मंजूर है। अगली शर्त, घर में जो भी तुम्हारे पापा का दिया हुआ दहेज का सामान है वो सब लौटा दिया जाएगा, और वहां पर बस वही सामान होगा जो मैं मेहनत करके पाई पाई जोड़कर कमा कर लाऊंगा। हाँ हाँ मंजूर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए हो। चाहे चटाई बिछाकर सोना पड़े, मैं सो लूंगी। और आखिरी शर्त, तुम्हारे बॉडीगार्ड मन्नू को आज से रिटायर कर दोगी, बात बात पर अपने पावर की धौंस नहीं दिखाओगी। हाँ कर दिया, आज से ही रिटायर भी कर दिया। वैसे भी मेरी रक्षा करने के लिए मेरा पति काफी है ना। ठीक है, फिर आ जाओ, गले लग जाओ। ये सुनते ही कोमल के आंसुओं के बीच होठ पर हंसी फूटती है और वो पीयूष की ओर दौड़ते हुए रुक जाती है। पर मेरी भी एक शर्त है, अब से तुम अगर मुझे पढ़ाओगे तभी वापस जाऊंगी। पता है कितना बुरा लगा था कि तलाक के पेपर पर अंगूठा लगा दो। अंगूठा क्यों, मुझे भी साइन ही मारने हैं। मुझे सिखाओगे ना? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब आओ मेरे पास। और पीयूष और कोमल गले लगते हैं। तभी प्रशांत और शीला ये देखकर ताली बजाकर एक दूसरे को आंख मारते हैं। सब लोग हैरान थे। एकदम सही लड़का चुना था तेरे पापा ने। मतलब? पीयूष मेरी ही कंपनी में काम करता है, मगर ये नहीं जानता था कि मैं इसकी ईमानदारी और खुददारी से वाकिफ हूँ। मुझे लगता था कि एक दिन ये मेरी बिगड़ैल बेटी को अपने स्वभाव से बदल देगा, और देखो इसने कर दिखाया। कभी कभी अपनी औलाद के भले के लिए आपको विलेन भी बनना पड़ता है। और कोमल ये सुनकर इमोशनल होकर अपने पापा और माँ से गले लगती है और कोमल उसी छोटी लाल गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल लौट कर आती है। तब उसका दहेज का सब सामान जा चुका था। अब वहाँ पुराना फ्रिज, पुराना टीवी, पुराना सोफा था और वो बिना शिकायत आराम से किचन में जाकर गीता की मदद कराती है और रात में छोटे से बेड पर पीयूष के साथ चिपक कर सुकून की नींद लेती है। ऐसी ही सामाजिक कहानियों के लिए देखते रहिए काका टीवी। And please do like, share and subscribe. Thanks for watching.